सभी साथियों से अपील है कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और आगे से आगे शेयर करें। साथियों, जिस तरीके से हम लगातार आपको यहाँ की रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किस तरीके से चल रहा है मामला, किस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्या क्या उसके अंदर दुश्मन किस प्रकार से बीच बीच में सेंध मार रहा है और हर प्रकार के हथकंडे अपना रहा है, तो यहाँ पर आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस तरीके से दुश्मन के हथियार हैं, साम दाम दंड भेद, वो मुझे यहाँ चारों हथियार विफल होते हुए नज़र आ रहे हैं, फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए उसने उससे आगे का हथियार या रास्ता अपनाया है, वो है येन केन प्रकारेण। पहले उनका एक मामला रहता है कि साम दाम दंड भेद से जिन चारों में से जो भी लागू होता है वो करके और किसी भी चीज़ को विफल करना, हरा देना। लेकिन यहाँ जब साम दाम दंड भेद पूरी तरह से विफल हो चुके हैं तो यहाँ पर उन लोगों ने येन केन प्रकारेण वाला दूसरा फॉर्मूला उन्होंने अपनाया हुआ है। तो जब दूसरा फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है कि येन केन प्रकारेण, तो येन केन प्रकारेण में उन्होंने सबसे पहले जो घुसपैठ का रास्ता अपनाया था 26 तारीख को, और घुसपैठ करवा करके उन लोगों से उन्होंने किस तरीके से उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की और किस तरीके से वो उस आंदोलन को बदनाम करने में सफल भी हुए। और जहाँ तक है कि उन्होंने धर्म के खालिस्तान के नाम पर कह दें या फिर तिरंगे के अपमान पर जिस तरीके की अफवाहें देश में फैलाई, और उस अफवाहों की वजह से काफ़ी कुछ इस आंदोलन को झटका लगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक हम देख रहे हैं कि आंदोलन के नेताओं के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो गए, उसके बावजूद भी किसान टिके हुए हैं और वो पूरी तरह से जो है इस लड़ाई में उतरे हुए हैं और वो कहीं पर भी पीछे हटना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं उसके मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी है जो आज हमें देखने को मिली। जब उनके सारे हथियार विफल हुए तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार किया और वो ये किया कि जहाँ जहाँ पर भी किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, चारों तरफ जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ के लोकल पब्लिक तो खैर इतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और उकसा करके, और कुछ आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ से उनके बीच में आकर के उनको उकसा रहे हैं कि तुम्हारा धंधा खराब हो रहा है, तुम्हारी फसलें खराब हो रही है। पेट्रोल पंप वाले लोगों को और होटलों वालों को उकसा रहे हैं कि तुम पैसा बर्बाद तुम्हारा हो रहा है, धंधा बर्बाद हो रहा है, तो तुम कुछ पैसा खर्च करो। ये इस तरीके से उन्होंने एक नया तरीका जो है एहतियात किया है, वो है आपस में लड़ाने का। जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी नीतियों में क्या रहता है, और हमेशा हम लोग इसको अच्छी तरह समझते भी हैं, और समझते क्या हैं वो खुद हमें बताते हैं, लेकिन हम लोग असली दुश्मन की पहचान ना कर पाने की वजह से उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। जैसा कि मैंने कई बार सुना भी है, और इनकी जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों के अंदर जो उनकी कथाएं होती है, उन कथाओं में कई बार मैंने ये जिक्र सुना है कि उन्होंने सतयुग में 3 करोड़ लोगों को मरवाया था। उसके बाद में उन्होंने जो द्वेता युग कहा गया उसके अंदर उन्होंने 5 करोड़ लोगों को मरवाया था, और जब त्रेता युग की बात आई तो वो कहते हैं कि हमने 7 करोड़ लोगों को मरवाया था। ये लोग कौन थे जो मरने वाले थे? अगर यही लोग होते मरने वाले तो अब तक तो खात्मा हो गया होता, इनका बीज नाश हो गया होता। लेकिन ये कौन थे जो 3 करोड़ मरे सतयुग में? वो हमारे लोग थे। और जो त्रेता युग में 5 करोड़ मरे वो भी हमारे लोग थे। और जो आगे चल करके त्रेता युग की ये बात करते हैं तो वहाँ 7 करोड़ मरे, वो भी हमारे लोग थे। ये हमारे लोगों को कैसे मरवाते हैं? और अभी जैसे ये कलयुग इसको कह रहे हैं, और इस कलयुग में भी वो अपने आप को, यानी जब भी युग का मतलब ही यही है कि जब भी इनके ऊपर कोई समस्या आई है तो उस समस्या को या फिर उनके ऊपर कोई खतरा आया है तो उन्होंने किस तरीके से उसको युग में कन्वर्ट किया है। तो अभी वे कितने करोड़ मरवाने वाले हैं इसका तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों को फिर से मरवाने की तैयारी कर ली है। इससे ये हम नहीं है कि हम लोग पीछे हटने वाले हैं या फिर हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
जो हालात उन्होंने अभी पैदा किए हैं शायद इस देश में ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग संविधान को जानने लगे हैं, बहुत सारे लोग अब असली दुश्मन को भी पहचान गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो, लेकिन कुछ लोग अभी भी अंधभक्त की तरह हैं। और जहाँ तक है जो अंधभक्त हैं उनमें इतना जिगर भी नहीं है, इतनी कोई ताकत नहीं है लड़ने की या भिड़ने की, इसलिए खून खराबा कम होगा। और दूसरी बात है कि किसान आंदोलन ने भी पूरी तरह से तय कर रखा है कि हम किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं करेंगे। ये चीज़ सामने आई है जिससे, लेकिन उनके इरादे पूरी तरह से हैं कि अब जो हमारे को येन केन प्रकार अपनाना है, उसका मतलब है कि कैसे भी करके, भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने किया है, समय समय पर किया है, और हम लोग इतिहास को भूल जाते हैं। वो इतिहास को हमें कथाओं के रूप में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सिर्फ कथा सुन करके चले जाते हैं, प्रसाद लेकर के पैसा चढ़ा करके चले जाते हैं। हमने ये नहीं समझने की कोशिश की है कि भाई ये सब कथाओं में जो भी कथा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मारने का या फिर एक युद्ध का ही उल्लेख होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वो एक युद्ध की स्थिति बना रहे हैं, गृह युद्ध जिसको हम कह सकते हैं, सिविल वॉर, उसकी जो पूरी तरह से वो तैयारी कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हमारे लोगों ने सावधानी से काम नहीं लिया तो हो सकता है कि हमारे समाज को, देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए आज मेरा जो यहाँ लाइव आकर के जो अपील का प्रोग्राम है, उसके मुताबिक मैं दोनों तरफ से अपील करना चाहता हूँ। जो लोग, मेरी पहली अपील है कि जो लोग आंदोलन में शामिल हैं या फिर आंदोलन को चला रहे हैं, आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनमें 40 मेंबर हैं, 40 अलग अलग संगठनों के सदस्य, एक एक सदस्य लिए गए हैं, और बड़े बड़े संगठनों के और छोटे संगठनों के सदस्य जो है उनमें नहीं। इसी तरीके से उन्होंने ऊपर से 39 मेंबर में से जो सरकार से वार्ता करने और काम करने के लिए सभी 40 लोग नहीं जा सकते, तो वहाँ 7 मेंबरी कमेटी है, और 7 मेंबर उस कमेटी के अंदर 7 सदस्य हैं। तो मैंने उन लोगों को बार बार कहने का प्रयास किया है, मिल करके भी इशारे में समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है अभी तक कि क्योंकि इसलिए नहीं आई है कि उस जो दुश्मन है वो बहुत शातिर है, और दुश्मन को हमारा भाई किसान कह दो या ओबीसी कह दो, ये समझ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि उनको दिक्कत आ रही हो। तो हमने कोशिश की है समझाने की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई इस तरीके का इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और दुश्मन का जो हथियार है येन केन प्रकार में, वो ये है कि इनको पहले तो सेग्रीगेट करो, अलग करो। यानी कि इस आंदोलन को, जिसको हम लोगों ने 1 महीने 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं, 22 तारीख से हम लोग आज 5 दिन ऊपर हो गए, 1 महीने 5 दिन में इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का जो हमने काम शुरू किया, और उस आंदोलन के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हुई, और पूरे देश के अंदर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। लेकिन जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना, उसमें जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था उतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। जितनी भागीदारी हमें चाहिए थी लोगों की, कि इस देश के अंदर जो बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है, तो इस दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन में जितनी संख्या में हम चाहते थे और जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए या जो उबाल पूरे देश में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इधर जो आंदोलनकारी लोग हैं और आंदोलन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उन लोगों के सामने क्या समस्या है। उन लोगों के सामने समस्या ये है, या फिर वे एक समस्या को पाले हुए हैं, कि वो दुश्मन जिस तरीके से सेग्रीगेट रखना चाहता है ओनली किसान आंदोलन, तो यहाँ पर भी ये खुद लोग भी, नेता भी, इसको सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जन जन आंदोलन, आम उपभोक्ता का आंदोलन, अन्न खाता का आंदोलन हम बनाना चाहते हैं, उसके अंदर ये एक सबसे बड़ी बाधा है कि यहाँ के लीडर जो है वो खुद इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन तक सीमित रखना चाहते हैं। जब ये किसान आंदोलन तक सीमित रहता है, कानून बनाया जाए, एक रेट फिक्स किया जाए, उसके अनुसार ही पूरे देश के अंदर अनाज की बिक्री हो, ये सारी चीज़ उनकी मांग है। दूसरी मांग, एक और अन्य मांग उनकी है, वो है किसानों को जो एमएसपी की वजह से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की वजह से वो ऋणी हुए हैं और उनका जो है कर्जा माफ़ किया जाए, ये बात। लेकिन जितनी भी बातें हैं, चाहे 3 बिल है, चाहे एमएसपी है, चाहे इकलौता आंदोलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
इस तरीके से मतलब इस आंदोलन के अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो हमने इनसे बार बार अपील की है कि भाई अगर आप मजदूरों का साथ लेना चाहते हो तो आपको मजदूरों की आवाज़ उठानी चाहिए। मजदूरों के साथ भी तो अन्याय हुआ है, मजदूरों के लिए भी तो काला कानून बना है। जैसा हमने यहाँ कहा है कि आपको काले कानून की जो बात है तो उसमें 3 काले कानून वापस लो, ऐसा आप कह रहे हो। ये कह रहे हो कि 3 काले कानून वापस लेकर के ही हम जाएंगे, घर जाएंगे। तो ये क्यों नहीं कहते कि सारे काले कानून वापस लो। सारे काले कानून की जब आप बात करोगे तो सारे काले कानून में मजदूरों का भी मामला आएगा जो 12 घंटे का टाइम वर्क कर लिया। कर्मचारी अधिकारियों का भी अभी उन्होंने जो है आदेश निकाल दिया, उसके बिल पास करके कि भाई 12 घंटे उनको काम करना पड़ेगा ऑफिस के अंदर, 8 बजे से रात को 8 बजे तक या जो भी 6 से 6 बजे तक जो भी निर्धारित किया, लेकिन 12 घंटे कर दिया। कर्मचारी अधिकारियों का 12 घंटे हो गया, मजदूरों का 12 घंटे हो गया। तो अगर इनकी आवाज़ को आप इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे, साथ में इस मुद्दे को नहीं रखोगे, तो वो इस आंदोलन में शरीक क्यों होंगे, वो इस आंदोलन में भाग क्यों लेंगे? एक बड़ी बात। दूसरी बात है कि इस देश के अंदर महिलाओं के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, वो शिक्षा न ले सके और अच्छे ऊंचे पदों पर न जा सके। इसके लिए उन्होंने जो तब्दीली की है उनके अधिकारों में, उसको भी यहाँ उठाना अनिवार्य है। उसके बाद में जो पूरे देश के अंदर शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, उसमें किसानों के बच्चे भी हैं, मजदूरों के बच्चे भी हैं, कर्मचारियों के बच्चे भी हैं, उपभोक्ताओं के बच्चे भी हैं, व्यापारियों के बच्चे भी हैं, सभी वर्गों के बच्चे जिनके लिए शिक्षा के दरवाजे पूरे 1 साल से बंद है। और हम लोग बार बार ये कह चुके हैं कि ये दरवाजे अब खुलने वाले नहीं है, खुलेंगे भी नहीं ये दरवाजे, ठीक है ना। उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी हजारों साल तक हमें शिक्षा से वंचित करके ही गुलाम बनाया। ये तो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और इन लोगों ने, और जो है फातिमा शेख जैसे महापुरुष जो हमारे समाज में हुए, उन्होंने शिक्षा के दरवाजे शूद्रों के लिए खोले और वो हमें शिक्षा मिली, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आंदोलन चलाने लायक हुए हैं। तो इस चीज़ हमें समझनी होगी कि शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो शिक्षा के दरवाजों को खुलवाने की बात कौन करेगा, वो मुद्दा यहाँ कौन उठाएगा? उसके साथ साथ जिस तरीके से निजीकरण हुआ है, निजीकरण के अंदर हम देख रहे हैं कि उन्होंने सारा का सारा प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है। चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे हवाई अड्डे का मामला हो, चाहे जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, चाहे जितने सरकारी विभाग हैं, चाहे पानी और बिजली तक भी उन्होंने अब उसको प्राइवेट कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद बीज, इनको भी उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। आम उपभोक्ता के काम का जो सामान है, उपभोग की वस्तु है, उसका भी उन्होंने इस तरीके से मॉल वगैरह जिस तरीके से आप देख रहे हो, उसके अनुसार उन्होंने इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और वहाँ पर भी एक आम आदमी को अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो इस चीज़ को एक समझना पड़ेगा। जब ये हम चाहते हैं कि जन जन का आंदोलन बनाया जाए, और जन जन का आंदोलन बना तो रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ये आंदोलन अब जन जन का आंदोलन बन गया है। हाँ ठीक है, ये बात हमें अच्छी लगी है कि अब यहाँ पर संविधान की बात उठने लगी है, संविधान की बातें होने लगी है, संविधान के प्रीएम्बल पढ़े जाने लग गए हैं, संविधान की बातें बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान को भी बोलने के ऊपर, जो हिंदुस्तान शब्द के ऊपर भी पाबंदी लगाने का यहाँ प्रयास शुरू हो गया है। बार बार लोगों को टोका जा रहा है कि भाई भारत देश है तो भारत रखा जाए, इसको हिंदुस्तान नहीं बनाया जाए। इस तरीके के प्रयास तो शुरू हुए हैं, लेकिन जहाँ तक है कि हमें जन जन का अगर सपोर्ट लेना है, समर्थन लेना है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को जन जन की बात यहाँ उठानी पड़ेगी, जन जन के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को लेकर के हमें अपनी जो है शर्तें जो बनी हुई हैं सरकार के साथ में, उसमें इजाफा करना चाहिए। जो भी 3-4 शर्तें हैं, उन शर्तों तक हमें सीमित न रह करके हमें हमारी शर्तों को बढ़ाना चाहिए। हमारी जैसे जैसे शर्तें बढ़ेगी, वैसे वैसे सरकार का सिरदर्द बढ़ेगा। जब सरकार का सिरदर्द बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे सरकार को झुकना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता हमारे पास में नहीं है, क्योंकि वे सरकारें आपके वोटों की भी कोई परवाह नहीं करते। उन्होंने 2 बातें तय कर रखी है। पहली बात, अगर चुनाव होगा 24 में, केंद्र का जो लोकसभा का चुनाव होता है, वो अगर चुनाव, पहली बात तो होगा ही नहीं, ये हम पहले ही कह चुके हैं, उन्होंने भी कह दिया, कई बार डिक्लेयर हो चुका है। उन्होंने कई लोगों से स्टेटमेंट भी दिला दिए हैं कि नरेंद्र मोदी जी को 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए, और जो पार्लियामेंट अभी है उसी को, तो जो सांसद
सांसद अभी हैं वो तो चाहेंगे ही, उनके समर्थक भी चाहेंगे अच्छा है चुनाव नहीं हो, और ये कह देंगे कि चुनाव में बहुत खर्चा होता है, इसलिए खर्चे से बचाने के लिए इसको जो है चुनाव न हो और एक्सटेंड कर लिया जाए सरकार को। अच्छी सरकार है, देशभक्त सरकार है, राष्ट्रभक्त सरकार है, तो ऐसा करके वो करने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो चुनाव होगा नहीं, और अगर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे चुनाव अगर होगा तो ईवीएम से ही होगा, ये बात भी पक्की है। क्योंकि हम ईवीएम मशीन को रोकने का प्रयास कर रहे थे लोकसभा में और विधानसभाओं में, लेकिन उन लोगों ने तो अब उसको पंचायत के चुनाव में भी डाल दिया। अब सरपंच के चुनाव भी अब सिर्फ वार्ड पंच जो है, वार्ड का जो सदस्य होता है पंचायत का, उसका बैलेट पेपर से हो रहा है। बाकी सरपंच के चुनाव भी उन्होंने ईवीएम से कर दिए। और इस बार के जो पंचायती चुनाव जिन जिन राज्यों में हुए हैं वहाँ पर सारे के सारे आरएसएस माइंडेड लोग वहाँ चुन करके गए हैं, ये बात कन्फर्म है, ये ईवीएम की ही बदौलत हुआ है। तो जब उनको पता है कि हमें इन किसानों का वोट लेना नहीं है, इन मजदूरों का वोट लेना नहीं है, ये किसी को भी वोट डालेंगे, मशीन को हम मैनेज करेंगे। मशीन में पहले तीसरा वोट हमें मिलता था, अब की बार हम दूसरा ले लेंगे। कितना डालेंगे, जितना डालेंगे सारा वोट हमको मिलेगा। और राष्ट्रभक्ति का चोला हमने पहन नहीं रखा है, तो हर आदमी जो वोट नहीं करेगा वो सोचेगा कि मैंने नहीं दिया लेकिन किसी और ने दे दिया, मेरे भाई ने दे दिया, मेरी पत्नी ने दे दिया। ऐसा वो इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब सरकारों को खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है, उनको मालूम है कि हम लोग अब निरंकुश बन चुके हैं और तानाशाह बन चुके हैं, और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही आने वाले समय में होगा और लंबे समय तक होगा। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और इस आंदोलन को कमज़ोर होने देते हैं, तो फिर हम निश्चित तौर पे आगे गुलामी के अलावा कुछ नहीं हमें मिलने वाला है। इसलिए मैंने अपील की कि भाई हर वर्ग का मुद्दा उठाया जाए, हर आदमी की समस्या का समाधान की बात की जाए, और भारत उसमें पूरी तरह से अगर हम कह दें तो एक ही बात है कि ईवीएम मशीन को हटाया जाए, और दूसरी भारतीय संविधान को मूल रूप से लागू कर दिया जाए। जितने भी बदलाव अमेंडमेंट आज तक हुए हैं उन सबको खारिज करें, निरस्त करें, ठीक है ना। और तुम नहीं करोगे, तुम सरकार से हट जाओ, हम करेंगे, ठीक है ना। जो सरकार में नए लोग चुन करके जाएंगे वो करेंगे, तुम नहीं करो कोई बात नहीं, हमें पता है बेशक तुम करोगे नहीं, तो तुम्हें हटा करके, तो हटाने की कार्रवाई कैसे होगी? इनको हटाने के लिए पूरे के पूरे देश के जन समर्थन लेना होगा। और जन समर्थन हमें तभी मिल सकता है जब हम लोग उन जन समर्थन यानी कि पूरे जन की बात करेंगे, सभी की समस्याओं की बात करेंगे, कॉमन बात करेंगे, सिर्फ किसानों तक इसको सीमित नहीं रखेंगे। हम लोग यहाँ तक नहीं सीमित हो जाए, क्योंकि जैसे ही, मुझे तो पक्का भरोसा है, जैसे ही वो अगर 2-4 मांगे लेकर के किसान अभी कह दे, ऐलान कर दे अपने मंच से, अपनी कमेटी से ये ऐलान कर दे कि भाई हम लोग जो है इन मुद्दों को भी शामिल कर रहे हैं, तो जैसे ही वो ईवीएम का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, किसी और अन्य मुद्दे सारे अगर वो शामिल कर देते हैं और मूल रूप से अगर ये कह देते हैं पूर्णतः संविधान को मूल रूप से लागू करो, तो ये खुद सामने से निमंत्रण देंगे कि किसानों की समस्याओं का समाधान हम करने को तैयार हैं। हम तीनों काले कानून जो है या जो कानून है वो वापस लेने को तैयार हैं, उनको बदलने को तैयार है। प्रक्रिया चाहे कोई भी हो, प्रोसेस कोई भी हो, इसमें कई चीज़ें हैं जो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, एक बार पार्लियामेंट में हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। ये अध्यादेश हुआ है, कैबिनेट में हुआ है, इसको पार्लियामेंट खारिज कर सकती है। पार्लियामेंट ना खारिज करे तो राष्ट्रपति इस देश के ऐसे हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस बिल को फिर से खारिज कर सकता है कि ये स्थिति बनी है जो देश के हित में नहीं है। ऐसा करने की बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन करेंगे वो। अगर ये हम आवाज़ उठाते हैं, 2 बातें उठाते हैं, संविधान लागू करो, ईवीएम हटाओ, अगर 2 बात हम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो कहेंगे किसानों आइए आपकी समस्या का समाधान करते हैं, करेंगे, मुझे तो पक्का भरोसा है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि उन्होंने जिस तरीके से अलगाववाद करने की कोशिश की, और अभी भी हमारे नेता भी अलगाववाद में विश्वास रख रहे हैं, उनमें भी कुछ जातियों के, कुछ विशेष वर्गों के, कुछ विशेष संगठनों के लोग ही अपने आप को इस आंदोलन का हिस्सा मानते हैं और सीमित रखना चाहते हैं। उसको अभी जो है ब्रॉड लेवल पे कह सकते हैं नहीं बनाना चाहते, नेशनल लेवल का नहीं बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ जहाँ से भी कहीं से बुला रहे हैं तो अपने ही अपने संगठनों के लोगों को बुला रहे हैं। कोई ऐसा आह्वान अब तक नहीं हुआ है कि भाई आम आदमी इसको संगठन का आंदोलन का हिस्सा बने और उनकी समस्याओं का समाधान की आवाज़ भी हम उठाएंगे। आवाज़ उठाओगे तभी तो आएगा ना, आवाज़ नहीं उठाओगे क्यों आएगा? तो इस तरीके से वो विभाजन का जो उनका फॉर्मूला है, वो विभाजन का फॉर्मूला अपना रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान नेताओं को जो अब भी अगुवाई कर रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई अलग आंदोलन खड़ा होगा या फिर सपोर्ट में आकर के दूसरे, तो फिर वो 2 दिखाई देंगे,
उससे अच्छा है कि वो कुछ नए संगठनों को अपने साथ में इन्वॉल्व करे, बुद्धिजीवी संगठनों को इन्वॉल्व करे, संविधानवादी संगठनों को इन्वॉल्वमेंट करे। जब तक इसमें संविधानवादी लोग नहीं आएंगे, जब तक संविधान को समझने मानने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक इस आंदोलन को सही दिशा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अल्लाह गुल्ला करते रहें, इंकलाब करते रहें, जीतेंगे करते रहें, लड़ेंगे कहेंगे, वो सारी चीज़ें चलती रहेगी। इसलिए दुश्मन ने अपना असली हथियार जो है वो निकाल लिया है, विभाजन का। इसलिए उन्होंने आपस में लड़ाने का जो काम है, क्योंकि बीजेपी में भी किसान है, आरएसएस में भी किसान है, कुछ तो है ही है उधर, ठीक है। और दूसरे कुछ लोग हैं जो लोग मोदी भक्त भी हैं, क्योंकि मोदी जी को लाया तो मशीन, ईवीएम मशीन ने, लेकिन उसमें कुछ जो इन्वॉल्वमेंट किसानों का भी है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये हमारा मसीहा निकलेगा, हमें भला करेगा, देश को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो सारी चीज़ें उसमें है, मैं उसमें लंबाई में नहीं जाऊंगा, लेकिन वे हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, किसान को किसान से लड़ाना चाहते हैं, मजदूरों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो इसलिए वो किसान आंदोलन को किसान आंदोलन तक सीमित रखना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। इसलिए हम लोग आपको समझाना चाहते हैं इस मैसेज के माध्यम से, जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, जितना पूरे देश में जाएगा, इससे एक बहुत बड़ा इस आंदोलन को दिशा मिलने वाली है। हम समझ सकते हैं कि आज जो किसान आंदोलन है, वो किसान आंदोलन में दूसरी एक समस्या और आ रही है जो लोगों के इन्वॉल्वमेंट को रोक रही है। मैंने पूरे आज 27वां दिन है, 1 तारीख से लेकर के 27 तारीख हो गई है, आंदोलन के बीच में बैठा हूँ मैं। यहाँ शाहजहाँपुर, कभी टिकरी, कभी गाजीपुर, कभी पलवल, कभी सिंगू बॉर्डर, लगातार 3-3, 4-4 चक्कर में लगा चुका हूँ। और हर चीज़ को हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं, तो हमें चीज़ का पता चल रहा है कि क्या लड़ाई है और क्यों नहीं इस लड़ाई के सामने सरकार झुक रही है। यहाँ एक चीज़ हमें बाधा के रूप में दिखाई दे रही है, वो ये कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, जैसे अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादियों की बात मैं पहले करूंगा, क्योंकि अम्बेडकरवादियों ने देश में एक ऐसा आंदोलन किया था जिसमें 5, 6 या 10 घंटे के अंदर ही सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। और वो आंदोलन था 2 अप्रैल का आंदोलन, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन, जो एक बड़े पैमाने पे देश के कोने कोने में हुआ। उसे हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहते हैं। वही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ है अब तक इस देश के अंदर, लेकिन वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी सिर्फ अम्बेडकरवादियों तक, या फिर कहा जाए तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तक सीमित रह गया, जिसकी वजह से उस आंदोलन को SC ST के लोगों ने उठाया, आंदोलन खड़ा किया, आंदोलन बनाया, और उसको रोकने वाले जो लोग थे वो लोग हैं OBC कह दो या फिर हमारा किसान भाई कह दो। वो उस समय लठ लेकर के उनके सामने खड़ा था। लठ लेकर जब उनके सामने खड़ा था, तो आज का जो अम्बेडकरवादी है वो ये सोच रहा है मन में कि अरे भाई, जब हम लड़ रहे थे अपने अधिकारों के लिए, उस समय ये लठ लेकर के हमारे सामने खड़े थे, तो अब इनको हम सपोर्ट क्यों करें, या फिर अब इनको अकल आने दो। ऐसी बातें मुझे सुनने में आई है और मैं लगातार नज़र बनाए हुए हूँ। तो मैं आपको ये भी एक बताना चाह रहा हूँ कि ये भी हमारी इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने में एक बड़ी बाधा आ रही है। तो दूसरी बाधा जो आ रही है वो ये आ रही है कि जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्होंने NRC के नाम पर जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उसके अंदर जब मुस्लिम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, हालांकि वो सभी के अधिकार की लड़ाई थी, क्योंकि इस देश के अंदर किसी की भी नागरिकता खतरे में पड़ सकती थी, कोई मुस्लिमों का मामला नहीं था, SC ST का भी हो सकता था, OBC का, यानी कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, इनकी नीतियों का विरोध करेगा, उसको NRC CA के तहत उनको जो नागरिकता खत्म की जा सकती है। तो इतना बड़ा आंदोलन जब खड़ा हुआ और उसमें अग्रणी भूमिका में मुस्लिम थे, उस समय हमारे यही भाई OBC, हिंदू के नाम पर कह दो, किसी भी नाम पे कह दो, तो वो उस समय उनके अगेंस्ट खड़ा था, ठीक है ना, और उस आंदोलन को दबाने में लगा हुआ था। तो आज मुस्लिम भाई, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शरीक हो चुके हैं और यहाँ पर सेवाएं भी दे रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मुस्लिमों के लंगर लगे हुए हैं, चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर तो पूरा का पूरा जो मलेरकोटला का पूरा और उसके आसपास के लोगों का पूरा जमावड़ा है और पूरी तरह से है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ देखनी होगी कि जितने बड़े पैमाने पर
जैसे कि अम्बेडकरवादियों के नाम पर कहें तो हम लोग शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गए, हम इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने चलाई है, संवैधानिक आंदोलन बनाने की प्रक्रिया चलाई है, हम इस आंदोलन के पूरी तरह से समर्थक हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे अम्बेडकरवादी आ गए। तो ठीक वैसे ही अगर मुस्लिम कहीं पर कोई चाय पिला रहा है, खाना खिला रहा है, कोई सेवा दे रहा है, इन्वॉल्वमेंट है उसका, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुस्लिम आ गए। सारे मुस्लिम अभी तक नहीं आए। तो उन लोगों को भी यही टीस है कि जब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो ये लोग हमारे सामने बाधा बनकर, दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। तो अब इनका मामला आया है, ठीक है, करने दो इनको जो कर रहे हैं, हम क्यों लड़ें इनके लिए। ये बात भी कहीं न कहीं असर कर रही है, जो इस आंदोलन को सफलता की तरफ ले जाने में एक छोटा सा जो है बैरिकेड बनी हुई है, और आगे ले जाने के लिए जो जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे दुश्मन के द्वारा जो चक्रव्यूह चलाया गया है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि खालिस्तानियों का है, क्योंकि पंजाब से शुरू हुआ और पंजाब के अंदर जो किसान हैं उन्होंने इसको शुरू किया, तो उनका पुराना मुद्दा उठा लिया कि खालिस्तान की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि खालिस्तान की बात सिख करते हैं, तो इस देश के अंदर हिंदुस्तान की बात भी तो कुछ लोग करते हैं। अगर खालिस्तान कहना या खालिस्तान बनाना अपराध है, तो क्या हिंदुस्तान बनाना अपराध नहीं है? भारतीय संविधान के मुताबिक इस देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत, यानी जो अंग्रेजों ने इंडिया जिसको कहा वो अब भारत होगा, ये तय हुआ। लेकिन वो लोग लगातार इसको हिंदुस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपराध खालिस्तान बनाने का जितना अपराध है, उतना ही तो हिंदुस्तान बनाने का अपराध है। लेकिन हिंदुस्तान बनाने में यही लोग इन्वॉल्व थे। आज भी उनके नारे में देख रहा हूँ, यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं उसके मुताबिक कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, ये तमाम चीज़ें जो आ रही है, तो हिंदुस्तान ये बनाना चाहते हैं और वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो अगर मान लो किसी बीजेपी के उस भेजे हुए ही उस एजेंट ने या पूरी तरह से तैयार किए उस आदमी ने लाल किले पर झंडा फहराया, तो उससे खालिस्तान का मामला ये खड़ा हो गया। इसलिए जिस तरीके से और जगह, जहाँ मैं शाहजहाँपुर हूँ, तो यहाँ पर कम्युनिस्टों का ज़्यादा है, तो कम्युनिस्टों के अंदर भी कंट्रोल तो उन्हीं लोगों का है जहाँ जिससे हम लड़ रहे हैं, और वो आपस में ऊपर से मिले हुए रहते हैं। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर वे स्टूडेंट आ रहे हैं, हम लोग आ गए हैं, ऐसे ही बहुत सारे कई संगठन हैं, जो बौद्धिस्ट संगठन गाजीपुर में मतलब आ गए हैं, अम्बेडकरवादी बहुत सारे आ गए। तो अम्बेडकरवादियों के आने की वजह से उन्होंने इसका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग रखा। इस तरीके का माहौल जो क्रिएट किया है, ये दोनों ही चीज़ें इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने में बाधा पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो किसान नेता हैं वे भी इसको किसान आंदोलन तक ही सीमित रखना चाहते हैं, दुश्मन भी इसको किसान आंदोलन तक ही सीमित रखना चाहता है, ताकि ये लड़ते रहे, हम इनकी बात मानेंगे नहीं, दूसरे इनके साथ आएंगे नहीं, और अपने आप थक हार के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो बल प्रयोग करके भगा देंगे। ये उनकी सोच है। और इस तरफ हमारे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ठीक है, अब तो मौका है, इनको भी थोड़ी अकल आनी चाहिए। मैंने सुना है, लोगों के मुंह से सुना है, लोगों ने मुझे कहा है कि थोड़ा सा थोड़ा धीरे चलिए। मैंने कहा भाई, मैं धीरे चलूं या तेज चलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये जो अवसर है, अरे हम चाहते थे कि ये लोग सड़कों पर आए, अपनी मुसीबत से आए, लेकिन आए तो सही। अब आए हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना ये है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना है। जो लड़ाई हो चुकी है उस लड़ाई को आप अपने माइंड में इस तरीके से लो कि वो लड़ाई हमारी अपनी नहीं थी। जो हिंदू के नाम पे हमसे लड़ रहा था, जो दलितों पर अत्याचार कर रहा था, या फिर और भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि चल रही थी देश में, तो वो ये समझना है आपको कि वो कर नहीं रहे थे, उनसे करवाया जा रहा था, उनकी नासमझी की वजह से हो रहा था। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि उनकी समझ का पैमाना तो इसी चीज से लगा दो, इसी चीज से लगा लो कि वो अपने जीवन का कोई भी अहम निर्णय, फैसला खुद नहीं ले सकता। अब आप समझ रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग अपने जीवन का कोई फैसला नहीं ले सकते अपने आप। जीवन के फैसले में क्या होता है? जीवन के फैसले में होता है बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखना, उसके बाद में घर बनाने की बात है तो उसके घर के लिए मुहूर्त या तारीख तय करवाना, फिर गृह प्रवेश आता है तो गृह प्रवेश की तारीख तय करवाना, कोई व्यापार या बिजनेस करना है तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाना,
जिसके लिए कोई भी छोटा मोटा कार्य भी घर में करना है तो उसके लिए भी उसी का सहारा लेना, और बच्चों को बड़ा करने के बाद में शादी के लिए भी उन्हीं से तारीख तय करवाना। ये सारी चीज़ें अपने आप में बताती है कि ये लोग निर्णय लेने में या अपने जीवन का फैसला करने में भी सक्षम नहीं है, या फिर उनको लेने का अधिकार नहीं है। तो अगर जिन लोगों को अपने जीवन का फैसला लेने का अधिकार नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं कि वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे हैं, मुस्लिम सोच रहा है कि ये हमारे सामने खड़े नहीं है, ठीक है। इनको खड़ा किया जाता है, जो उनके नाम देता है, जो उनके गृह प्रवेश करवाता है, जो उनकी शादी की तारीखें देता है, जो उनके बच्चों के बिजनेस या धंधे के लिए टाइम देता है, वो सारे लोग करवाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हिंदू मुस्लिम का मामला इनकी तरफ से नहीं है, कोई और करवा रहा है, जो आज एक्सपोज हो चुका है। दूसरा नंबर बताऊं आपको कि अगर ओबीसी के लोग SC ST के साथ अत्याचार करते हैं तो ये व्यवस्था भी जो बनाई हुई है वो व्यवस्था उसी की बनाई हुई है जिसका हम इशारा कर रहे हैं, आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दुश्मन को इंगित और एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी ने व्यवस्था बनाई है ऊंच नीच भेदभाव की, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। तो उसके लिए जिम्मेदार ये कैसे हो गए? ये तो फॉलो करने वाले लोग हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इनको जिम्मेदार न माने, इनसे करवाए। अब चाहे 5% आओ चाहे 10% आओ, इनको समझ आई है। मैं देख रहा हूँ लगातार जो घूम रहा हूँ उसमें मुझे अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं इसके अंदर, जो लोग इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है इससे हमें आपस में भाईचारा बनाना चाहिए, न कि पुराने गिले शिकवों को लेकर के हम बैठ जाएं, उसने ऐसा किया था, वैसा किया था, उस आंदोलन में वो हमारे सामने लट लेके खड़े हो गए थे, उस आंदोलन में हमारा सिर फोड़ दिया था। छोड़िए उन बातों को, उनको बातों को भूल जाइए। सारे गिले शिकवे भुला करके हमको जो है पूरी तरह से इसमें उतरना होगा, इन्वॉल्व होना होगा। बाद की बात है, हमारा आपस का भाईचारा है, हम भाई भाई आपस में बाद में समझ लेंगे, ठीक है। एक दूसरे को कंप्लेंट शिकायत करनी होगी तो कर देंगे, एक दूसरे से बैठकर जो बातें करनी होगी बाद में कर लेंगे। लेकिन जो हमारा असली दुश्मन है उसको जो टारगेट पहली बार हुआ है, और जो आज किसान भाई कहने वाले ओबीसी के साथी हैं, वे तमाम लोग अपने दुश्मन को एक्सपोज करने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में हमें सारे गिले शिकवे भुला करके जो है एक जगह आना चाहिए। एक जगह इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसा अवसर दोबारा इतिहास में आने वाला नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए हमारे कई महापुरुषों ने अपना जीवन दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा या संविधान लिखने का उनको अवसर मिला, उस समय तक कितने महापुरुष पहले अपनी जान गंवा चुके, कितने लड़ते रहे, कितने जो है अपना जीवन दे चुके, उसके बाद में इतनी सफलता मिली। तो आज अगर हम ये कहें कि दुश्मन लगातार कर रहा है, तो आज 70 सालों के बाद में संविधान लागू इन्होंने नहीं होने दिया, और अब हमें इस संविधान को लागू करवाना है। तो यही एक मौका है कि हम सारे लोग आपसी किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है या किसी भी प्रकार का गिला शिकवा है उसको भुला करके हम लोग एक जगह आ जाएं और एक जगह आकर के इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ें। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को संगठन में भी इन्हीं लोगों ने बांटा है, कुछ लोगों को पार्टियों में भी इन्हीं लोगों ने बांटा है। इस तरीके से पार्टियों और संगठनों में जो बटे हुए लोग, क्योंकि यहाँ जाति धर्म का मामला खत्म हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ 27-28 दिन हो गए हैं, और उससे पहले भी लगातार मैं इस पे ऑब्जर्वेशन बनाए हुए हूँ, तो ये चीज़ सामने आ गई है कि अब जाति और धर्म का जो मामला था वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुका, लेकिन अब मामला आ गया है संगठनों का और पार्टियों का। संगठनों में भी एकता हो गई है, कुछ हद तक ये संगठनों में भी समझ आ गई है, तो वो संगठन भी संगठित होने में लग गए हैं। जैसा कि अभी कह रहे हैं कि 450-500 संगठनों ने, किसान संगठन, कम से कम किसान ही सही, दूसरे अभी आ जाएंगे, तो इन्होंने एकता की है। जो अपने अपने अलग अलग दुकान चला रहे थे वो इकट्ठे हो गए हैं, और अब संगठन, अब बात आती है कि सबसे बड़ी दीवार जो अब हमारे सामने खड़ी है वो खड़ी है पार्टियों की। कुछ लोगों ने अभी तक भी बीजेपी के असली चेहरे को, आरएसएस के असली चेहरे को नहीं पहचाना है। उसका कारण यही है कि उन लोगों को उसमें राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है, राष्ट्रवाद दिखाई देता है। वो समझते हैं कि यही एक संगठन है जो राष्ट्रवाद की बात करता है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि वे कौन लोग हैं और किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, उनका राष्ट्रवाद क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। वे लोग राष्ट्र से प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पूरी की पूरी सहमति के साथ कहता हूँ, 100% दावे के साथ कहता हूँ कि उनको राष्ट्र से बहुत प्रेम है, अथाह प्रेम है,
ठीक है ना, क्योंकि वे चाहते ही राष्ट्र हैं, चाहते ही राष्ट्र पे कब्जा है, इसलिए राष्ट्र से तो उनको प्रेम है, लेकिन राष्ट्र के लोगों से उनको कतई एक कहीं पर भी छद्म भी कुछ कह सकते हैं कि कहीं 0.001% भी कहीं पर भी वो ऐसा नहीं है कि उनको राष्ट्र के लोगों से कोई भाईचारा या प्रेम या फिर उनके प्रति कहा जाए तो सहानुभूति, संवेदना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल ही उनको मरने तक के लिए भी रखा है ना, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए उन्होंने 2000-2500 वर्षों तक हमें रखा है। उनको हम लोग इतिहास में नहीं जानते, इतिहास हमने पढ़ा नहीं है। इसलिए हमें समझना है कि जो लोग हजारों साल तक हमारे लोगों को गुलाम रख सकते हैं, वे अभी भी गुलाम रखने का प्रयास करेंगे और वो कर रहे हैं। इसलिए ये नज़दीकियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इस चीज़ को लेकर के हम लोग आपके सामने आए थे, और जो आज उन्होंने इस समय असली दुश्मन जो है वो हमारे सामने आ चुका है, एक्सपोज हो चुका है, उसकी वजह से वो बिलबिला गया है, तिलमिला गया है और छोटी से छोटी और घटिया से घटिया हरकत तक उतर आया है। तो अब वो येन केन प्रकारेण अपना रहा है, ये आपको समझना होगा। उसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि जो लोग उनके षड्यंत्रों में फंसे हुए थे, उनको षड्यंत्रों से बाहर कैसे निकाला जाए। अब एक एक आदमी मुझसे पूछ रहा है, बात नज़दीक आकर कर रहा है कि ये ऐसा क्यों है, किस तरीके से हो रहा है, आप किस दुश्मन की बात कर रहे हो। तो सामने आ रहा है मामला खुल करके, तो वो लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था ना आपको, यहाँ मंचों पर से आवाज़ चल रही है कि भाई मुस्लिम मस्जिदें, गुरुद्वारे, सब लोग खुले हुए हैं इसके लिए, और अब तक 1 किलो दाल, किलो चावल भी किसी मंदिर से नहीं आया। मंदिर में हमने अपना लाखों करोड़ों अरबों रुपया दिया हुआ है और वहाँ से कोई सहायता हमें अब तक नहीं मिली है। तो अब उनको समझ में आया है कि दुश्मन कौन है। अब उस दुश्मन के षड्यंत्र से वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, और उसके षड्यंत्र से निकल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही समझने वाली बात है। इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अगर देखिए थोड़ी देर के लिए अब हम कल्पना कर लें कि ये आंदोलन विफल हो जाता है, हमारी कमजोरियों से, हमारी आपसी लड़ाई से, हमारे आपसी मनमुटाव से, हमारे ईगो से अगर ये आंदोलन विफल होता है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इस आंदोलन के बाद भारत के अंदर असल में कोई 100 पीढ़ी तक भी मुझे दिखाई नहीं देता है कि इस आंदोलन को जो है पुनः खड़ा करने लायक कोई पैदा हो पाएगा। क्योंकि जो स्थिति देश में आज है, उसके जो बच्चे हैं, इन्हीं किसानों के बच्चे, हमारे बच्चों भी कह सकते हैं, उनको कोई नहीं पड़ी है। उनको तो सिर्फ यही है कि बस मिल रहा है, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और उनको भी नशे की तरफ जो बेरोजगारी, अब हम देख रहे हैं कि वो क्रिकेट की तरफ जिस तरीके से हमारे नेता, चुने हुए नेता, जिनको चुन करके उनके समाज, देश और अपने इलाके की, अपने ज़िले की या अपने उसकी विकास के लिए जिनको भेजा गया है, वे लोग क्रिकेट के ग्राउंड में कर रहे हैं, उसकी क्या बोलते हैं, प्रतियोगिताओं का उद्घाटन कर रहे हैं, बॉल को ठप्पा मार रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देखने से लगता है कि अगर हम लोग इस आंदोलन में विफल हुए और ये आंदोलन विफल हुआ, तो आने वाली 100 पीढ़ियाँ इस आंदोलन को खड़ा नहीं कर पाएगी। क्योंकि तीसरी पीढ़ी किसी भी चीज़ को भूल जाती है। पहली पीढ़ी गुलामी को गुलामी मानेगी, दूसरी पीढ़ी उसको परंपरा मान लेगी, रिवाज मान लेगी। और जिस तरीके से आज भी हमारी माताओं बहनों के नाक में नकेल है, पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में जो है चूड़ियां हैं, ये गुलामी के प्रतीक जो गहने में कन्वर्ट हो गए हैं, वही हमारी गुलामी धीरे धीरे हमारे बच्चों के, आने वाली पीढ़ियों के अंदर पूरा रिवाज और रीति रिवाज बन करके वो एक वो हो जाएगा। इसलिए कभी भी 100 साल तक ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरी आप लोगों से विनती है, करबद्ध निवेदन है कि आप सारी चीज़ें भुला करके इस मौके का फ़ायदा उठाएं और दुश्मन एक्सपोज हो चुका है, उसका फन कुचलने का काम करें। तब तक ये नहीं होगा तो फिर हम लोगों की और आप लोगों की जो आने वाली नस्लें हैं वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस तरीके से हम महापुरुषों के फ़ोटो लेकर के उनको माल्यार्पण करते हैं, उनको तस्वीर पर लगाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनके सामने दीप प्रज्वलित करते हैं, हमारी तस्वीरें हमारे बच्चे, हमारे पोते ढूंढ करके निकालेंगे ज़रूर, लेकिन मालाओं के लिए नहीं निकालेंगे। ज़मीन पर रख करके उस पर जूते मारने के लिए कि ये पढ़े लिखे समझदार लोग नालायक निकले और उन्होंने हमारे
जो महापुरुष थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष जिन्होंने लड़ झगड़ करके ये अधिकार हमें दिलाए थे, वो अधिकार नहीं बचा पाए। इसलिए वो हमारे फोटो ढूंढेंगे ज़रूर, लेकिन माला के लिए नहीं, तो जूते मारने के लिए। और हम ऐसा चाहते हैं कि हम लोग ऐसे स्थिति ना होने दें कि हमारे बच्चे हमसे नफरत करें और हमारे नाम पर कालिक पोते। इसलिए आप लोगों से अपील करता हूं बार बार कि आप इस आंदोलन में भाग लें, आंदोलन में हिस्सा लें, आंदोलन को ताकत दें। और हर जगह पर, जहां पर कोई ज़रूरी नहीं आपको बॉर्डर पे आना, मैं बार बार कह चुका हूं, आप इसका समर्थन अपने घर से दे सकते हैं। अपने घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया भी आपके पास में है, हज़ारों लोग आपके संपर्क में हैं। आप उनको मैसेज दे करके कि हम किसान आंदोलन के साथ में हैं, समर्थन में हैं, और हम लोग इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे और जन जन की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। ये तमाम चीज़ें अगर होती है तो निश्चित तौर पे हम लोग इस आंदोलन को सफल कर पाएंगे। और अगर ये आंदोलन सफल हुआ तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन की सफलता सिर्फ आंदोलन की सफलता नहीं है, ये हमारी असली आज़ादी होगी, ये हमारी असली आज़ादी होगी। क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 का जो पैक्ट है, वो पैक्ट आज़ादी नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 395 के अंदर उसका निरसन किया, उसको स्लोप किया, उसको हटा दिया कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसमें बिल्कुल ही लोप किया जाता है। और 26 जनवरी को इस देश की असली आज़ादी का दिन माना गया था, लेकिन उसको अभी तक पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से वो आज़ादी भी हमें नहीं मिल पाई है। तो ये आंदोलन अगर सफल होता है तो ये हमारी असली आज़ादी का आंदोलन होगा। और मैं जानता हूं कि आप इस अपने असली आज़ादी के आंदोलन में भाग लेंगे, इसमें शरीक होंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लंबे समय से मुझे सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे पुनः एक मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात जाए, ताकि हम लोग अपने इस तीसरी या आखिरी असली आज़ादी को हासिल कर सकें। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान।